रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है? सही जगह पर आए हो। आज आपको बताएंगे कि आप कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग को अप्रोच कर सकते हो ताकि आपकी रिटायरमेंट जल्दी और सही अमाउंट के साथ हो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए आइडियल रिटायरमेंट फंड कितनी बड़ी होगी। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले फटाफट एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे मिस ना करें, वो भी फ्री में। देखिए, रिटायरमेंट के अराउंड बहुत सारे सवाल हैं, अलग अलग थियरीज है, इतना सारा कंटेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो आपने क्या करना चाहिए? सबसे पहले टेंशन मत लेना, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताएंगे जिससे आप अपनी रिटायरमेंट की तरफ कॉन्क्रीट कदम उठा सको। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करना, मुझे रिटायर कब होना है? आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यार 30 साल की उम्र पर रिटायर हो जाना है, लाइफ एकदम सेट रहेगी। और दूसरी तरफ आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मुझे रिटायर ही नहीं होना, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है जिंदगी भर, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा। ऑब्वियसली दोनों साइड सस्टेनेबल नहीं है, रियलिस्टिक भी नहीं है। तो स्टार्ट बाय थिंकिंग कि एक आइडियल एज आपके लिए क्या होगी और इस एज की तरफ काम करना शुरू कर दो। अब एक रियलिस्टिक नंबर लेना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप एक रिटायरमेंट नंबर दिमाग में लेकर चलते हो, उस नंबर पर पहुंचने के बाद रियलाइज करते हो कि अब मैं रिटायर नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इनफ सेविंग्स नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर अनरियलिस्टिक था। तो अगर आपका नंबर रियलिस्टिक है और उस नंबर पर पहुंचने के बाद आप रियलाइज करते हो कि यार मुझे ना और काम करना है, लेकिन आपके पास रिटायर होने के लिए भी सफिशिएंट सेविंग्स है, तो क्या प्रॉब्लम है? वहां पर भी काम कर सकते हो। पॉइंट इज आपके पास एक कुशन आ जाता है जब आपका नंबर रियलिस्टिक होता है। अब चलो, आपने डिसाइड कर लिया आपको रिटायर कब होना है, इसके बाद क्या? प्लानिंग कैसे करें? सबसे पहले आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला, आपकी लाइफस्टाइल को फाइनेंस करने की एक्सपेंस पर ईयर, और दूसरा आपका लिक्विड नेटवर्थ। एक जनरल रूल ऑफ थंब ये होता है कि आप आज के तारीख में साल के जितने पैसे खर्च करते हो उसका 20 से 25 गुना आपका रिटायरमेंट फंड होना चाहिए आफ्टर टैक्सेस। मतलब मान लीजिए रिटायरमेंट पर आपके पास एक कॉर्पस है, इसको बेचने के बाद इस पर जो भी टैक्स लगेगा, ये टैक्स कटने के बाद जो अमाउंट बनती है वो आपके एनुअल एक्सपेंस का 20 से 25 गुना होना चाहिए। अब ये स्पेसिफिक नंबर क्यों? क्योंकि ये जो रेंज होती है ये 6% इन्फ्लेशन को कंसिडर करने के बाद आती है। तो जो भी इन्फ्लेशन होगा आपकी रिटायरमेंट तक, इसका आपकी रिटायरमेंट फंड पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने इस इन्फ्लेशन को अकाउंट करने के बाद ही इतनी सेविंग्स जमा की है। और दूसरी चीज होती है आपका लिक्विड नेटवर्थ। अब नेटवर्थ तो आपको पता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लेकिन लिक्विड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपका घर इंक्लूड नहीं होता। अगर आप घर ओन करते हो तो वो एक इलिक्विड एसेट है, घर को बेचना इतना आसान नहीं होता। तो घर को एक एसेट मत कंसिडर कीजिए, सिंपली अपनी लिक्विड एसेट्स के पास देखिए और इसमें से आपके सारे फिक्स्ड लायबिलिटीज जैसे लोन्स, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, और जो बचता है इस कॉर्पस को आपको बढ़ाना है कंसिस्टेंटली पैसे बचाकर, इन्वेस्ट कर टू अ पॉइंट दैट रीचेस 20 to 25 टाइम्स योर एनुअल स्पेंड। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अगर आसान होता तो हर एक इंसान एकदम एफिशिएंटली रिटायरमेंट प्लानिंग कर देता। आपको ऑनलाइन बहुत से कैलकुलेटर्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे अगर आपने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया तो आप 15 साल में रिटायर हो सकते हैं। लेकिन मार्केट वॉलेटाइल भी तो होता है। मान लो आपने सुन के किसी म्यूचुअल फंड में अपने सारे मेहनत के पैसे इन्वेस्ट किए और 20 सालों के लिए आप इन्वेस्टेड रहे। ऑब्वियस सी बात है, 20 साल जैसे लॉन्ग टर्म के एंड पर आप कोई ना कोई अच्छा खासा रिटर्न कमाओगे, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल होता है। व्हाट इफ ऐसा होता है कि आप सारी मेहनत करके अपने एनुअल खर्चे का 25 गुना सेव करते हो एक रिटायरमेंट फंड पर, और आपके रिटायरमेंट के एक साल पहले मार्केट क्रैश हो जाता है और 50% से गिर जाता है। आपकी रिटायरमेंट फंड लिटरली आधी हो जाएगी और आप उस पॉइंट पे रिटायर नहीं कर पाओगे। तो बोलने का ये मतलब है कि रिटायरमेंट एक इन्वेस्ट एंड फॉरगेट प्रिंसिपल नहीं होता। आपको बार बार अपनी रिटायरमेंट फंड पर नजर रखनी होगी। दुनिया की किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन और एक होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपके रिटायरमेंट फंड की साइज भी, आपका प्रिंसिपल धीरे धीरे कैपिटल अप्रिसिएशन से प्रोटेक्शन पर जाता है। एक सिंपल टेक्निकल एग्जांपल देखिए, एक ऐसी चीज का जो आपने नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप 20 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक कंसिस्टेंटली हर महीने 10,000 रुपए की SIP करते हो। ये SIP आप 80-20
प्रपोर्शन में इक्विटी और डेट में स्प्लिट करते हो, जहां 8,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लेते हैं आपका इक्विटी पोर्शन पर ईयर 12% के एवरेज रेट पे ग्रो होता है और आपका डेट जो है वो 5% पे। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके 40s में आपके पास करीब करीब 88 लाख रुपीस होंगे। अच्छी बात है, लेकिन इस 88 लाख में 90% आप इक्विटीज में होंगे, दैट इज स्टॉक्स, और 10% डेट में जो रिलेटिवली सेफ होता है। क्या आपको लगता है अपने 40s में 90% का एलोकेशन स्टॉक्स में रखना एक सेफ चीज है? ऑब्वियसली नॉट। पॉइंट ये है कि आपको रिटायरमेंट फंड को बार बार रीबैलेंस करना होता है। इसके बाद आपको एक और चीज पर ध्यान देना है, जो है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली रिटायरमेंट पर आप ये नहीं चाहते कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स दें, तो बी श्योर टू मैक्स आउट योर 80C इन्वेस्टमेंट्स एवरी सिंगल ईयर। शुरू में पीपीएफ और एनपीएस जैसे प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स कम लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनसे भी फायदा मिलता है एंड द बेस्ट पार्ट इज टैक्स फ्री रिटर्न्स। अब मान लीजिए आपने ये सारी चीजें एकदम सही से कर दी, फिर भी आपकी रिटायरमेंट फंड कम पड़ सकती है बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। ये रिटायरमेंट फंड के नंबर 1 एनिमीज होते हैं। सबसे पहला लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और दूसरा इनकंसिस्टेंसी। मान लो आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हो और आपका प्रमोशन हो जाता है। अब आप 75,000 कमाते हो। प्रमोशन होते से आप जाते हो महंगा आईफोन और नया लैपटॉप खरीदते हो। कुछ दिनों बाद फिर से प्रमोशन होता है। अब महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तुरंत जाते हो महंगी वाली गाड़ी खरीदते हो ईएमआई पे। फिर कुछ सालों बाद वापस प्रमोशन होता है, अब महीने के 2 लाख कमा रहे हो, तब जाते हो बड़ा घर लेते हो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है और ज्यादा ईएमआई देते हो। इससे होता यह है कि जिस स्पीड से आपकी सैलरी बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा स्पीड से आपके खर्चे बढ़ते हैं, जिससे आप ज्यादा सेव नहीं कर पाते और आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं और आपकी रिटायरमेंट फंड कम पड़ती है। और दूसरी चीज है इनकंसिस्टेंसी। बहुत से लोग जोश में आकर जल्दी शुरू तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते फॉर वॉट एवर रीजन। कई बार इतनी बड़ी और अनरियलिस्टिक अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं कि जब बुरा टाइम आता है तब नहीं सेव कर पाते और फिर वो आदत छूट जाती है। बोलने का यह मतलब है कि रियलिस्टिक रहना, जल्दी स्टार्ट करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहना और अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से तो संभाल कर रहना। सारे रूल्स और फ्रेमवर्क्स एक तरफ, 100 करोड़ रुपए की रिटायरमेंट अमाउंट आइडियल होगी। 100 करोड़ रुपए अगर रिटायरमेंट पे है तो इसकी एफडी बना दो और मंथली इंटरेस्ट से शान से जियो। वैसे ये तो मेरी इमेजिनेशन थी। आपके लिए आइडियल रिटायरमेंट अमाउंट कितनी होगी कमेंट्स में बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.